हेलो, सुमित एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में हम लोक अदालत की संस्था के बारे में बात करेंगे। भारत में लोक अदालत की संस्था, जैसा कि नाम से पता चलता है, का अर्थ है आम जनता की अदालत, जहां न्याय को कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा जोर दिए बिना न्याय किया जाता है। ये एक ऐसा मंच है जहां विवादों और मामलों को कानून की अदालत में चल रहे या पूर्व मुकदमेबाजी के चरण में सुलझाया जाता है या सौहार्दपूर्वक समझौता किया जाता है, यानी कि दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड एमिकेबली। ये न्याय की पंचायत प्रणाली में आता है, जहां पंचों या ग्राम के बुजुर्गों ने ग्रामीणों को अपने विवादों को सुलझाने में मदद की। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है और मुकदमेबाजी के लिए एक बहुत प्रभावी विकल्प साबित हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत एक अदालत द्वारा संदर्भित मामलों में दोनों पक्षों के बीच आए समझौते के आधार पर लोक अदालत की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोक अदालत मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक और पारिवारिक विवादों, श्रम विवादों और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवादों जैसे टेलीफोन, बिजली और बैंक वसूली मामलों के निपटारे में बहुत सफल रही हैं। लोक अदालतों के फायदे ये हैं कि वे समझौता और समझ की भावना से काम करते हैं, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट महसूस करते हैं। वे सस्ती और तेज न्याय देते हैं और किसी भी व्यक्ति को एक सादे कागज पर एक आवेदन द्वारा या कानूनी सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध प्रारूप का उपयोग करके लोक अदालत में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देते हैं। वे अन्य अदालतों के कार्यभार को कम करने में मदद करते हैं, जो न्यायालयों को अधिक गंभीर मामलों में देखने में सक्षम बनाता है। इससे उच्च न्यायालयों में देरी में कमी आती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के आगमन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया। इसमें लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के विभिन्न प्रावधान हैं। ये अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को इनकार नहीं किया जाता है, कानूनी सेवाओं के अधिकारियों के गठन को अनिवार्य बनाता है। ये लोक अदालतों के संगठन को भी सुनिश्चित करता है ताकि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। पार्टियों को वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है और न्यायाधीश के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो सौहार्दपूर्ण निपटान में पहुंचने में मदद करता है। पार्टियों द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। सिविल प्रोसीजरल कोर्ट का सख्त नियम और साक्ष्य लागू नहीं होता है। निर्णय अनौपचारिक और पार्टियों पर बाध्यकारी है। लोक अदालत के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील नहीं है। लोक अदालत उन आपराधिक मामलों में भी समझौता कर सकती है जो संबंधित कानूनों के तहत यौगिक कंपाउंडेबल हैं और ऐसे मामले जो किसी भी कोर्ट में नहीं चल रहे हो। एक मुद्दा जो अक्सर सामने आता है वह है
लोक अदालत के निर्णय की अंतिमता। लोक अदालत के दौरान पार्टियां लोक अदालत में जज के फैसले का पालन करने के लिए सहमत होती हैं। हालांकि यह अक्सर देखा जाता है कि बाद में उसी आदेश को कोई आधारों पर चुनौती दी जाती है। अपने हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस तरह के सभी संदेहों को दूर किया है। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि लोक अदालत का निर्णय एक अदालत के निर्णय जितना ही वैध है और इसलिए न्यायालयों के पास इस संबंधी सभी शक्तियां हैं, क्योंकि यह स्वयं पारित एक डिग्री के जैसा है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अदालत का निर्णय है। हालांकि अदालत में बहस की प्रक्रिया के बजाय सुलह के सरल तरीके से यह निर्णय लिया गया है। लोक अदालत में मामलों को तय करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक दोनों पक्षों की सहमति है। किसी भी पक्ष पर यह बाध्य नहीं किया जा सकता कि मामले का फैसला लोक अदालत द्वारा किया जाए। हालांकि एक बार जब पार्टियां इस बात से सहमत हो जाती हैं कि इस मामले का फैसला लोक अदालत द्वारा किया जाना है, तो कोई भी पक्ष लोक अदालत के फैसले से दूर नहीं जा सकता है। कई उदाहरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अगर कोई सहमति नहीं थी तो लोक अदालत का निर्णय निष्पादन योग्य नहीं है, और यह भी कि यदि पक्ष लोक अदालत के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए सहमत होने में विफल रहते हैं तो मुकदमेबाजी के लिए नियमित मुकदमा प्रक्रिया खुली रहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि समझौता प्रत्येक पक्ष के सहयोग करने की इच्छा से कुछ तत्व को दर्शाता है। इसे कुल समर्पण के रूप में वर्णित करना उपयुक्त नहीं है। समझौता हमेशा द्विपक्षीय होता है और इसका मतलब होता है आपसी तालमेल। निपटारा आपसी सहमति से कानूनी कार्रवाई की समाप्ति है। यदि कोई समझौता नहीं हुआ है तो लोक अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोक अदालतों के स्तर और संरचना पर एक नजर डालते हैं। राज्य स्तर पर लोक अदालत का आयोजन करने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव लोक अदालत का गठन करते हैं। प्रत्येक पीठ में उच्च न्यायालय के एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, कानूनी पेशे से एक सदस्य और कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे और कानूनी सेवाओं की योजनाओं के कार्यान्वयन में रुचि रखने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होंगे। उच्च न्यायालय के स्तर पर उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की बेंच का गठन करते हैं, जिसके प्रत्येक पीठ के सदस्य होंगे उच्च न्यायालय के एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कानूनी पेशे से एक सदस्य और कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे सामाजिक कार्यकर्ता जो कानूनी सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखते हैं। जिला स्तर पर लोक अदालत का आयोजन करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोक अदालत की बेंच का गठन करेंगे, जिसमें प्रत्येक बेंच के सदस्य होंगे एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, कानूनी पेशे से एक सदस्य और कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे सामाजिक कार्यकर्ता जो कानूनी सेवाओं की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखता है या क्षेत्र के पैरा कानूनी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति, अधिमानता एक महिला। तालुक स्तर पर लोक अदालत का आयोजन करने वाली तालुक कानूनी सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की बेंच का गठन करते हैं, जिसमें प्रत्येक बेंच के सदस्य होंगे
एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, कानूनी पेशे से एक सदस्य, एक समाज सेवक जो कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हो और कानूनी सेवाओं की योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखता हो, या क्षेत्र के पैरा कानूनी गतिविधियों में लगे व्यक्ति, अधिमानतः एक महिला। अन्य प्रकार की लोक अदालत स्थायी लोक अदालत है, जिसका आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत किया जाता है। स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य स्थायी रूप से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और निपटान के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यहां भले ही पक्ष किसी निपटान तक पहुंचने में विफल हो, लेकिन स्थायी लोक अदालत को विवाद का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है, बशर्ते विवाद किसी अपराध से संबंधित ना हो। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार ₹10 लाख तक है। लोक अदालत मामले की परिस्थितियों और पक्षों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे मौखिक बयानों को सुनने का अनुरोध, विवाद का तेजी से निपटारा आदि, इस तरह से कार्यवाही का संचालन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझती है। देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं, जो विवादों के समाधान की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अंत में हम कह सकते हैं कि लोक अदालतें भारतीय कानूनी प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई हैं और गरीबों और दलितों के लिए न्याय तक पहुंचने के मार्ग बन गए हैं। लोक अदालतों ने गरीब और असहाय लोगों को कानूनी सहायता के लिए एक आसान मार्ग दिया है और वह सुशासन की अवधारणा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। लोक अदालत की इस वीडियो को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी मौलिकता का दावा नहीं किया जाता है। मैं उनके द्वारा की गई जानकारी के लिए सभी मीडिया और कानूनी वेबसाइटों का आभार व्यक्त करता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल विषय पर परीक्षा के सवालों के जवाब देने के लिए उम्मीदवारों को तैयार करना है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे पिछले और आगे के वीडियो से वंचित ना रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।